Class 10 Biology, Chapter 6 Life Process, NCERT Exercise, Question number 13. Compare the functioning of alveoli in the lungs and nephrons in the kidneys with respect to their structure and functioning. इस क्वेश्चन में लंग्स में एल्वियोलाई और किडनी में नेफ्रॉन्स का कंपैरिजन करना है विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो चलिए हम इसका आंसर समझते हैं। हम पहले समझते हैं एल्वियोलाई और नेफ्रॉन्स क्या हैं। एल्वियोलाई एक टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है और नेफ्रॉन्स एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो हमारे किडनी में प्रेजेंट होता है। तो एल्वियोलाई हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है और नेफ्रॉन हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। एल्वियोलाई फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है और नेफ्रॉन्स फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। तो चलिए हम एक एक करके इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन देखते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्वियोलाई से। हम जानते हैं हमारे थोरेसिक कैविटी और द चेस्ट कैविटी में दोनों साइड एक एक लंग्स प्रेजेंट होती हैं। लंग्स में ये टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस बलून लाइक स्ट्रक्चर को हम एल्वियोलाई कहते हैं। तो चलिए अब हम एल्वियोलाई का इनलार्ज स्ट्रक्चर देखते हैं। ये एल्वियोलाई का इनलार्ज स्ट्रक्चर है और ये एक सिंगल एल्वियोलस का स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हो एल्वियोलाई रिचली सप्लाइड होता है ब्लड कैपिलरी से। ये एल्वियोलाई सराउंडेड होता है ब्लड कैपिलरी से और एल्वियोलाई का जो वॉल होता है काफी थिन होता है ताकि गैसेस का एक्सचेंज आराम से हो सके। हम आगे देखते हैं एल्वियोलाई में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। एक लंग्स में 300 to 350 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं, तो दोनों लंग्स में अराउंड 700 मिलियन एल्वियोलाई हैं। अगर आप सारे एल्वियोलर सरफेस को स्प्रेड आउट करोगे तो ये टोटल सरफेस एरिया होगा 80 स्क्वायर मीटर। ये बहुत बड़ा एरिया है। तो एल्वियोलाई काफी बड़ा एरिया प्रोवाइड करता है गैसेस के एक्सचेंज के लिए। एल्वियोलाई का मेन फंक्शन है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए गैसेस का एक्सचेंज करना। तो इस गैसेस के एक्सचेंज को एल्वियोलाई में समझने के लिए हम पहले रेस्पिरेशन को रिकॉल करते हैं। रेस्पिरेशन में हम जानते हैं ग्लूकोज का जो हमारा फूड है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर भी रिलीज होता है। इस एनर्जी को हमारा बॉडी यूज करता है अपनी डिफरेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। एक्सेस ऑफ एनर्जी को हम एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड रखते हैं और बाद में इसी एटीपी को हम यूज करते हैं। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है और ये कंप्लीट प्रोसेस सेल के अंदर होती है, इसलिए इसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो आप देख सकते हो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए यानी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए हमारे बॉडी के सारे सेल को ऑक्सीजन चाहिए और सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है इसका भी सेल से रिलीज होना जरूरी होता है। तो सेल तक ये ऑक्सीजन गैस ब्लड कैपिलरीज से पहुंचती है और ब्लड कैपिलरीज को ये ऑक्सीजन गैस लंग्स में प्रेजेंट एल्वियोलाई से मिलती है और लंग्स में ये ऑक्सीजन गैस ब्रीदिंग के प्रोसेस से आती है। तो चलिए इसे एक हम फ्लो चार्ट से समझते हैं। सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है रेस्पिरेशन के लिए। ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट सेल तक ब्लड कैपिलरीज लेके आता है। ब्लड कैपिलरीज को ये ऑक्सीजन लंग्स में प्रेजेंट एल्वियोलाई से मिलती है और लंग्स के एल्वियोलाई में ये ऑक्सीजन ब्रीदिंग के इनहेलेशन प्रोसेस से आता है। उसी तरह सेल ने रेस्पिरेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज किया है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सारे सेल से ब्लड में डिफ्यूज कर जाती है और ब्लड कैपिलरीज से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस फाइनली लंग्स के एल्वियोलाई तक पहुंचती है और लंग्स के एल्वियोलाई में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिफ्यूज हो जाती है और ब्रीदिंग के एक्सहेलेशन प्रोसेस के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे बॉडी से बाहर हो जाती है। चलिए अब हम देखते हैं एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज में इस गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। जो ऑक्सीजन रिच एयर हम ब्रीदिंग के प्रोसेस में इनहेल करते हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक होते हुए फाइनली हमारे लंग्स के एल्वियोलाई में पहुंचती है। अब लंग्स का एल्वियोलाई ऑक्सीजन गैस से फिल्ड होता है तो ये ऑक्सीजन गैस ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज कर जाता है। ब्लड कैपिलरीज में ये ऑक्सीजन गैस डिफ्यूजन के प्रोसेस से आता है। डिफ्यूजन में किसी भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। अब एल्वियोलाई में ऑक्सीजन गैस का कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज में आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ ये ऑक्सीजन कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लड कैपिलरीज बॉडी के सारे सेल तक ट्रांसपोर्ट करती है और सेल में इस ऑक्सीजन का यूज करके रेस्पिरेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है।
इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस सारे सेल से लंग्स में पहुंचता है और ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लंग्स के एल्वियोलाई में डिफ्यूज कर जाता है। तो हमने देखा रेस्पिरेशन के लिए जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो इसी एल्वियोलाई से होता है। एल्वियोलाई से ऑक्सीजन गैस ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज कर जाती है और ब्लड कैपिलरीज जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेके आता है वो एल्वियोलाई को दे देता है और हम एक्सेलेशन के प्रोसेस में इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर देते हैं। तो हमने एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर और फंक्शन को अच्छे से समझ लिया है। अब हम इसे क्विकली समराइज करते हैं। एल्वियोलाई एक टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है और दोनों लंग्स में अराउंड 700 मिलियन एल्वियोलाई है। अगर सारे एल्वियोलर सरफेस को आप स्प्रेड आउट करो तो ये टोटल एरिया होता है 80 स्क्वायर मीटर। 80 स्क्वायर मीटर लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है गैसेस के एक्सचेंज के लिए। एल्वियोलाई का वॉल थिन होता है और ये रिचली सप्लाइड होती है ब्लड कैपिलरीज से। एल्वियोलाई में गैसेस का लाइक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का एक्सचेंज होता है ब्लड कैपिलरीज और एल्वियोलाई में प्रेजेंट गैस से। सो द एल्वियोलाई आर द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज फॉर रेस्पिरेशन। तो हमने अब एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर और फंक्शन को अच्छे से समझ लिया है। अब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखेंगे। जैसा कि हमने देखा है नेफ्रॉन हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखने के लिए थोड़ा हम एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम को रिकॉल करते हैं। Excretion is the process in which harmful waste are released out from our body. हमारे बॉडी में जो भी हार्मफुल वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो एक्सक्रीशन के प्रोसेस से रिलीज हो जाती है। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं अ पेयर ऑफ किडनी। हमारे एब्डोमेन में बैकबोन के दोनों साइड एक एक किडनी प्रेजेंट होती हैं। अ पेयर ऑफ यूरेटर, दोनों किडनी अटैच होती हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जिसे हम यूरेटर कहते हैं। अ यूरिनरी ब्लैडर, दोनों यूरेटर ओपन होती है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। उसके बाद आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक ओपनिंग है जिससे ब्लैडर में स्टोर यूरिन रिलीज होती है। हमने अभी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में देखा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट हमारे सेल में प्रोड्यूस हो रही हैं वो हमारे लंग्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। लेकिन हमारे बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है ये नाइट्रोजनस वेस्ट है लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये किडनी से रिमूव होती हैं। तो किडनी में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है और उसमें प्रेजेंट यूरिया और यूरिक एसिड को रिमूव कर दिया जाता है। इस ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए दोनों किडनी में स्मॉल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट होते हैं। इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट को हम नेफ्रॉन्स कहते हैं एंड देयर आर अराउंड 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। ब्लड के प्यूरिफिकेशन के बाद यूरिन प्रोड्यूस होता है और ये यूरिन किडनी से यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है और ये यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है व्हेनेवर इट इज नीडेड। तो चलिए हम देखते हैं किडनी में ब्लड का फिल्ट्रेशन कैसे होता है। हमने देखा है अभी किडनी में ब्लड को फिल्टर करने के लिए स्मॉल फिल्टरेशन यूनिट प्रेजेंट होते हैं। ये स्मॉल फिल्टरेशन यूनिट को हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो अगर हम एक किडनी का क्रॉस सेक्शन देखें तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। इस किडनी में आप देखोगे ब्लू कलर का एक वेन है, इसको वेना कावा कहते हैं। ये किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लेके जाती है और ये जो रेड कलर का वेन है ये हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी में लेके आती है प्यूरिफिकेशन के लिए। हार्ट से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी में आयोटा और रीनल आर्टरी के थ्रू आती है। यहाँ आपको ये याद रखनी है कि रीनल वर्ड हम किडनी के लिए यूज करते हैं। तो रीनल आर्टरी हार्ट से किडनी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है प्यूरिफिकेशन के लिए और रीनल वेन किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को लेके जाती है। आपके इस डायग्राम में ब्लू कलर का जो वेन है उसे वेना कावा दिखाया है, उसे आप रीनल वेन भी कह सकते हो। किडनी में स्मॉल फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट होते हैं, इसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। आइए हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। आप देख सकते हो नेफ्रॉन एक हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन में एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम वोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। इस वोमेन कैप्सूल्स में क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होता है। इस क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि वोमेन कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर है और इस कप में ब्लड कैपिलरीज का एक बंच होता है, एक क्लस्टर होता है, उसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। उसके बाद ये वोमेन कैप्सूल्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में एक्सटेंड होता है, इसे हम ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कहते हैं। अब नेफ्रॉन का ये ट्यूबुलर पार्ट आप देख सकते हो नीचे एक यू शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसे हम हेनलेज लूप कहते हैं। नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट में। आप कलेक्टिंग डक्ट में देख सकते हो और भी ओपनिंग है, यानी दूसरे नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट होगा वो इस कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होगा। तो आप देख सकते हो एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन ओपन हो सकते हैं।
अब ये जो ग्लोमेरुलस है, जो ब्लड कैपिलरीज का बंच है, इसमें जो ब्लड रिसीव होती है वो रीनल आर्टरी से होती है। मतलब रीनल आर्टरी वो आर्टरी है जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी में लेके आती है प्यूरिफिकेशन के लिए। अब ये रीनल आर्टरी जब किडनी से नेफ्रॉन में जाती है तो ये रीनल आर्टरी डिवाइड हो जाती है स्मॉलर ब्रांच में, जिसको हम रीनल आर्टीरियोल कहते हैं। ये रीनल आर्टरी ग्लोमेरुलस को ब्लड देती है और ग्लोमेरुलस से जो ब्लड निकलता है वो दूसरी तरफ रीनल आर्टरी को सप्लाई कर दिया जाता है। तो चलिए इस वुमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और रीनल आर्टरी का थोड़ा और डिटेल में हम स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ जो कप लाइक स्ट्रक्चर है ये वुमेन्स कैप्सूल है। इस वुमेन कैप्सूल में जो ब्लड कैपिलरीज का बंच है उसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। जब ये रीनल आर्टरी किडनी में ब्लड लेके आती है तो डिवाइड हो जाती है आर्टेरियोल में, और जो आर्टेरियोल ग्लोमेरुलस में ब्लड सप्लाई करता है उसे हम एफेरेंट आर्टेरियोल कहते हैं। अब जो आर्टेरियोल ग्लोमेरुलस से ब्लड रिसीव करता है उसे हम इफेरेंट आर्टेरियोल कहते हैं। ये इफेरेंट आर्टेरियोल जो एक ब्लड कैपिलरीज ही है, ये फर्दर पूरे नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट को सराउंड करती है। ये क्यों सराउंडेड होती है आगे हम देखेंगे। अब हम देखते हैं इस नेफ्रॉन में ब्लड का फिल्ट्रेशन कैसे होता है। अब हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी में आएगा प्यूरिफिकेशन के लिए, वो ब्लड हार्ट से रीनल आर्टरी और अयोटा के थ्रू किडनी में आएगा, और किडनी में ये ब्लड कैपिलरी स्मॉल ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा और एफेरेंट आर्टेरियोल से ये ब्लड फाइनली ग्लोमेरुलस में जाएगा और इस ग्लोमेरुलस में ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। ग्लोमेरुलस में ब्लड के फिल्ट्रेशन के बाद ये फिल्ट्रेट नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में आएगा। अब इस फिल्ट्रेट का कंपोजिशन होगा यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर। इस फिल्ट्रेट में आप देख सकते हो कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी हैं, लाइक ग्लूकोज और अमीनो एसिड, ये यूजफुल सब्सटेंस है। तो ट्यूबुलर पार्ट से इस यूजफुल सब्सटेंस का ब्लड कैपिलरीज के थ्रू रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इसको हम सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। आप देख रहे हो फिल्ट्रेट में जो यूजफुल सब्सटेंस है लाइक ग्लूकोज और अमीनो एसिड, इसका ब्लड कैपिलरीज से रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। अभी हमने देखा था नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट सराउंडेड होता है ब्लड कैपिलरीज से, तो ये वही ब्लड कैपिलरीज है जो नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट को सराउंड करती है और ये उसमें फिल्ट्रेट से यूजफुल सब्सटेंस को रीएब्जॉर्ब कर लेती है। यूजफुल सब्सटेंस रीएब्जॉर्ब करने के बाद ये ब्लड वापस से वेन में अटैच हो जाती है और हार्ट में चली जाती है। अब ये फिल्ट्रेट हेनलीज लूप में आएगा। हेनलीज लूप में इस फिल्ट्रेट में प्रेजेंट एक्सेस ऑफ वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद ये फिल्ट्रेट यूरिन के फॉर्म में फाइनली हेनलीज लूप से कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगी। उसी तरह बाकी नेफ्रॉन ने भी जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन किया है और यूरिन प्रोड्यूस किया है वो इस कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा और किडनी के सारे कलेक्टिंग डक्ट यूनाइट होते हैं यूरेटर से। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमने देखा नेफ्रॉन ने जो ब्लड का फिल्ट्रेशन किया और यूरिन प्रोड्यूस की, वो यूरिन सारे कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर में आ गई। किडनी ने जो ब्लड प्यूरिफाई किया और यूरिन प्रोड्यूस किया वो फाइनली किडनी से यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आ जाएगा और ब्लैडर से ये यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से पीरियोडिकली बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। तो हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को अच्छे से समझ लिया है। अब हम इसे क्विकली समराइज करते हैं। Nephrons are the tubular structure present inside each kidney. There are around 1.2 million nephrons in each kidney. It consists of three parts: glomerulus, Bowman capsule, and a tubule. This tubule is surrounded by blood capillaries. The waste material like urea and uric acid present in the blood are filtered by nephron. The useful substance like glucose, amino acids, salt, and water are reabsorbed by the blood capillaries, and the filtrate in the form of urine is passed out through the ureter into urinary bladder. It is expelled out from the bladder through urethra periodically. So, nephrons are the basic filtration unit for excretion. तो हमने alveoli और nephron का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को अच्छे से समझ लिया है। अब हम आंसर देखते हैं। पहले हम कंपेयर करेंगे alveoli और nephron को on the basis of their structure. Alveoli is a tiny balloon-like structure present inside the lungs. Nephrons are the tubular structure present inside the kidney. The wall of alveoli is very thin and they are richly supplied with blood capillaries. A nephron consists of three parts: glomerulus, Bowman capsules, and a tubule which is surrounded by blood capillaries. अब हम alveoli और nephron को compare करते हैं on the basis of their function. In alveoli, the exchange of gases, oxygen and carbon dioxide, take place between the blood capillaries and the gases present in the alveoli.
In nephrons, the waste material like urea and uric acid present in the blood are filtered. The useful substance like glucose, amino acid, salt, and water are reabsorbed by the blood capillaries, and urine is produced as a waste, which are passed to the bladder through ureter, and this urine is expelled out from bladder through urethra whenever it is needed. The alveoli are the site of gaseous exchange for respiration, and nephrons are the basic filtration unit for excretion.